हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में क्लास 8 ज्योग्राफी एनसीईआरटी की किताब देखेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। आई होप अभी तक जो मैंने छठी और सातवीं की लेक्चर लिए हैं वो आपके हेल्प कर रहे होंगे और बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। जैसा कि मैं बताता चल रहा हूँ आपको कि कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है अभी तक बीपीएससी में, तो इससे आपको आइडिया भी लग रहा होगा कि नहीं मैं चीज़ें सही डायरेक्शन में कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मैं आगे भी आपको बताता चलूँगा कि चीज़ें एग्ज़ाम में पूछ कहाँ से रहे हैं। मुझे सारे क्वेश्चन याद नहीं कि कहाँ से हैं, कौन से क्वेश्चन हैं, बट जैसे मुझे लगेगा कि नहीं ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है तो वो मैं आपको इसमें हाईलाइट करता चलूँगा। तो बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। ओके, सो ये हमारा पूरा चैप्टर है जो हम आज पढ़ेंगे और ये सबसे इम्पॉर्टेंट, अभी तक हमने छठी सातवीं की जो किताबें पढ़ी उसमें ये लेक्चर आठवीं वाली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ से जो चीज़ें आएंगी थोड़ी लेंदी भी आएगी और थोड़ी ट्रेडिशनल भी आएगी, है ना। तो आप चीज़ों को क्या करना कि अच्छे से नोट डाउन करना, जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे नोट डाउन करते चलना। इस चैप्टर में आपके ज्योग्राफी के साथ साथ स्पेशली एक एग्रीकल्चर का चैप्टर होगा और एक आपका उद्योग का, खनिज और शक्ति संसाधन का। यानी इसमें 3 चैप्टर जो हैं इतने इम्पॉर्टेंट हैं। हम आगे भी कृषि को, खनिज को, उद्योग को, पर्यावरण पारिस्थितिकी को आगे भी पढ़ेंगे, है ना। बट जो चीज़ें अभी है उसे हम पढ़ ले रहे हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे तो वो हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो हमारा पहला चैप्टर है संसाधन, तो उससे हम शुरू करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैं उसको आपको बताते चलता हूँ। तो पहला यहाँ पे है कि उपयोग के आधार पर संसाधन को 2 भागों में रखा जाता है। एक है वास्तविक संसाधन और एक है संभाव्य संसाधन। तो हमसे ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि वास्तविक संसाधन क्या होता है, हमसे बेसिकली लोकेशन पूछेगा यानी स्थान पूछेगा, ठीक है ना। तो पहला आप याद रखेंगे, जर्मनी का रूर प्रदेश जो है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिम एशिया में खनिज तेल मिलता है। महाराष्ट्र का जो दक्कन का पठार का क्षेत्र है वो काली मिट्टी के लिए फेमस है। और ये तीनों का तीनों किसका उदाहरण है, तो वास्तविक संसाधन का उदाहरण है, ठीक है। फिर उसी तरीके से हमारा है संभाव्य संसाधन। तो वास्तविक संसाधन में होता है कि जिसकी मात्रा होती है ना, मात्रा मतलब अगर जैसे कोयला है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, तो कोयला का अगर एक है ना, एक कोयला है तो ये है ना एक कोयला, तो इसका मात्रा है ना। बट संभाव्य संसाधन में क्या होता है कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसमें हम संभावना जताते हैं कि कोयला हो सकता है कि एक भी हो और 1000 टन भी हो। तो इसी तरीके से तो मैंने पहले बोला कि वो एग्ज़ाम में वास्तविक संसाधन क्या है वो नहीं पूछेगा, बल्कि ये पूछेगा कि बताइए महाराष्ट्र के दक्षिण पठार का जो काली मिट्टी का क्षेत्र है वो कौन सी संसाधन का उदाहरण है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक उसी तरीके से संभाव्य संसाधन के जो उदाहरण हैं और वो कौन से जगह पाए जाते हैं उसे देखते हैं। तो पहला है लद्दाख में जो यूरेनियम पाया जाता है ना, तो वो संभाव्य संसाधन है। और यूरेनियम कहाँ पाई जाती है, तो लद्दाख में, ऐसे याद रखेंगे। उसके अलावा नीदरलैंड का पवन फार्मा में पवन चक्की के प्रयोग से उत्पन्न किया जाता है। यानी पूछेगा एग्जाम में पवन चक्की के उपयोग से या पवन फार्मों के उपयोग से कहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न किया जाता है, तो नीदरलैंड में, ठीक है। उसी तरीके से इंडिया में कहाँ किया जाता है, तो तमिलनाडु के नगरकोइल में और गुजरात के तट पे, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। फिर अगला है कि संसाधन उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है जीवित और अजैव का मतलब होता है जो जीवित नहीं है, ठीक है। उदाहरण देखते हैं, जैसे मृदा, चट्टान, खनिज, ये क्या है, अजैव संसाधन है। आपको पता है चट्टान क्या होता है, पत्थर का आकार का होता है ना, तो जीवित तो है नहीं। खनिज क्या होता है, ये सब हम किस में उपयोग करते हैं, अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग मात्राओं में, तो ये सब जीवित प्राणी नहीं है ना। लेकिन पौधे और जंतु,
पौधे और जंतु क्या करते हैं, ये भोजन बनाते हैं, है ना, फलते हैं, फूलते हैं, बड़े होते हैं। तो ये किसके उदाहरण हैं, जैव संसाधन के। तो एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, बोलेगा कि निम्नलिखित में से अजैव संसाधन कौन कौन से हैं। तो आपको पते होने चाहिए, मृदा, चट्टान, खनिज ये अजैव है, पौधे और जंतु क्या है, जैव है। ठीक है। अगला है नवीकरणीय संसाधन, यानी रिन्यूएबल चीज़ क्या है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है, जो हम किसी चीज़ को फिर से उपयोग में ला सकते हैं, यानी हम उसे रिन्यू कर सकते हैं। ठीक है ना। तो उसका उदाहरण क्या है, सौर और पवन ऊर्जा। सौर में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपने छतों पर सोलर प्लांट लगाते हैं ना, सोलर टफ लगाते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं, हम सूरज की रोशनी द्वारा वहाँ से एनर्जी लेते हैं, तो रिन्यू करते हैं। मतलब हम वहाँ पे बिना कोई इन्वेस्ट किए, बिना कुछ खर्च किए हुए हम क्या करें, सूरज की रोशनी की मात्रा को संचित कर रहे हैं और उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक में यूज कर रहे हैं, लाइट में यूज कर रहे हैं ना। तो इस तरीके से करते हैं। उसी तरीके से पवन ऊर्जा, ये जब पवन चक्की जो चलती है, तो ये पवन चक्की क्या होता है कि जब पवन चक्की मूव करती है ना, तो हम इसके ना हवा का जो कण होता है ऐसे से मूव कर रहा है, तो इससे हम ना बिजली उत्पादन करते हैं इसके तरंगों से। मैं इसको और ये सौर ऊर्जा का मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कैसे सौर ऊर्जा काम करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि धूप से आखिर बिजली कैसे बनाई जाती है? चलो 3D एनिमेशन से इस वीडियो में देखते हैं। देखो, सूरज से बिजली बनाने के लिए हमें सोलर पैनल की जरूरत पड़ती है और इस सोलर पैनल में बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल होते हैं। इस सेल को सोलर सेल या सोलर बैटरी भी कहा जाता है। ये सोलर सेल सिलिकॉन सेमीकंडक्टर की परत से बना हुआ होता है, जिसमें फास्फोरस और बोरॉन का यूज किया जाता है। वहीं पे सूरज से निकलने वाली किरणों में एनर्जी पैकेज होते हैं, जिसे फोटॉन्स कहा जाता है। जब ये फोटॉन सोलर पैनल से टकराते हैं तो इलेक्ट्रॉन अपने एटॉमिक ऑर्बिट से निकलकर सोलर सेल के द्वारा उत्पन्न किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में चले जाते हैं, जो कि इन्हें एक डायरेक्शनल करंट में खींचता है। इस पूरे प्रोसेस को फोटोवोल्टिक इफेक्ट कहा जाता है। यही वजह है कि सोलर पैनल सूर्य की किरणों के संपर्क में आते ही सोलर पैनल करंट बनाना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, क्या आपने तो ये वाला चीज़ समझा। अब हम पवन ऊर्जा कैसे काम करता है वो हम देख लेते हैं। blows across a turbine's blades, a force acts on each of the blades due to their airfoil shape. This force, known as lift, causes the blades to rotate. The blades are connected to a central shaft, which rotates with the blades. The mechanical energy from the shaft is converted to electrical energy by a generator. Finally, electricity is transmitted to the power grid, where it can be used to power homes, businesses, and other electrical. तो आपने देखा ना कैसे, मतलब ये जो चक्की चलती रहती है, ये पंखे चलते रहते हैं और इस पंखों के चलने से यहाँ पे एक टरबाइन लगा रहता है ना। और उस टरबाइन में क्या होता है कि पंखे के चलने से इसके जो तरंग बनते हैं तो वो हवा को सोखते हैं ना, और उस हवा को परफॉर्म करके वो जनरेटर में डालता है और उसके बाद वो क्या करता है कि बिजली उत्पन्न करता है। तो सिंपल सी भाषा है, आप इसे बस ऐसे याद रखना। अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है कि जो नवीकरणीय नहीं हो सकता, यानी उसका पुनर्यूज नहीं हो सकता। तो क्या कोयला जलने के बाद उसका पुनर्यूज होगा? नहीं होगा ना। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है। अब देखो कुछ और इम्पोर्टेंट है कि जैसे संसाधन का सर्वव्यापक और स्थानिक के बीच में अंतर। तो सर्वव्यापक मतलब क्या हुआ कि जो सभी जगह पर व्यापकता से मिलता हो। वर्ड समझिए, सर्वव्यापक। और इसमें दो वर्ड है, सर्व मतलब होता है सभी और व्यापक मतलब सभी जगह, मतलब व्यापक स्तर पे, है ना, यानी अधिक स्तर पे। तो जो सभी स्तर पे पाया जाता है, और स्थानिक मतलब जो कुछ है जगह पे, मतलब वो वहाँ के लिए स्थानीय है। तो उसके उदाहरण हम देखते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, है ना, तो वायु क्या है, सब जगह मिलता है। ठीक है। तो वायु क्या हो जाएगा, सर्वव्यापक है, मतलब वो सभी जगह मिलते हैं। ठीक है।
और उसका स्थानिक जैसे तांबा, लोहा, सोना, चांदी, तो ये सब क्या है, स्थानिक होता है, कहीं कहीं मिलता है। कहीं कर्नाटक में मिलेगा सोना का खान, है ना, तो हीरा का खान अफ्रीका में मिलेगा। तो इस तरीके से वो क्या स्थानिक है वहाँ के लिए। बस ये आप उदाहरण याद रखेंगे, इसे ज़्यादा दिमाग लेगा नहीं लगाना, बस समझना है, बस समझने की चीज़ है। अब देखो, एक होता है मानव निर्मित संसाधन, तो जो मानव के द्वारा निर्माण किया जाएगा वैसे संसाधन, तो उसमें क्या आएंगे, जैसे पुल, पुल कौन बनाता है, इंसान बनाता है ना, सड़क, मशीन, वाहन, तो ये सारा चीज़, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो कह लो आप, ये सब मानव बनाता है, तो ये सब मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है बस हम उसे ही पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों को हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब बस मैंने ये जो हाईलाइट की, आपको ऐसे ही पढ़ने के लिए अगर टाइम मिले तो आपको पढ़ना है, अदरवाइज़ ये ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम के लिए। तो ये आप ना इस एमसीक्यू को आप बनाइएगा, ठीक है ना, इस एमसीक्यू क्वेश्चन को बनाइएगा खुद से, और देखिएगा आपके कितने सही हो रहे हैं, है ना। अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन जीव संसाधन। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। अब देखो, हमने पिछली भी क्लासेस में पढ़ा है कि पूरी ज़मीन का, यानी अगर ये पूरा पृथ्वी है, तो आपको पता है इस पृथ्वी के 30% भाग जो है वो भूमि है लगभग, यानी 71% पे जल पाया जाता है पूरे पृथ्वी का, ये 71%, रुक जाओ, 71% पे क्या पाता है, जल, और लगभग 29 या 30% उस पर क्या पाया जाएगा, भूमि पाया जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा। अब यह है कि कृषि के लिए उपयुक्त भूमि कौन होती है, तो जो उर्वर मैदान होगा, उर्वर मैदान यानी उपजाऊ मैदान होगा जहाँ पे खेती होगी। नदी घाटी, नदी घाटी में क्या होता है कि जो पानी का बहाव है तो वो अपने साथ क्या लाती है, मिट्टी लाती है। जैसे हम माने उदाहरण के लिए, मान लो ये एक समतल ज़मीन है और यहाँ से नदी बह रही है ना, ये नदी बह रही, नदी की धारा, तो जब नदी बहेगी तो यहाँ की जो मिट्टी है तो ये अपने साथ लेके बहेगी ना, तो ये साथ लेके बहेगी, और ये नदी कहीं ना कहीं रुकेगी ना, मान लो यहीं पे रुक गई, तो ये जो यहाँ से मिट्टी लाई थी, ये यहाँ से जो मिट्टी लाई थी, तो ये मिट्टी यहीं पे जाके रुक जाएगी। तो ये क्षेत्र क्या होगा, ये नई मिट्टी है ना पानी के साथ, तो ये नया क्षेत्र क्या होगा, कृषि के लिए ज़्यादा उपजाऊ होगी। ठीक है, तो नदी घाटी क्षेत्र और उर्वरक मैदानी क्षेत्र में क्या होता है, कृषि ज़्यादा होती है, वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में आप धन क्या बोल अनाज को उपजा सकते हो। ओके, अब यहाँ पे एक और चीज़ समझो, ये तो एग्ज़ाम में पूछेंगे नहीं बट हम लोग समझ लेते हैं कि साझा संपत्ति संसाधन क्या कहते हैं। साझा का मतलब होता है जो हम किसी के साथ बांटते हैं, संपत्ति संसाधन यानी वैसी संपत्ति, वैसी संसाधन जो हम किसी और के साथ साझा कर सकते हैं, यानी हम बांट सकते हैं। तो वैसे क्या क्या चीज़ें होगी, ज़मीन होगी, है ना, घर होंगी, ये सब चीज़ें होती है ना। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि हम कृषि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस हिसाब से चारा, फल, नट, औषधि बूटी, ये सब पूछे नहीं जाएगा, बस मैंने समझाने के लिए आपको बता दिया, ये नहीं भी आप नोट डाउन कर सकते हो। अगला हमारा है भूस्खलन। तो ये एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि भूस्खलन होता कैसे। देखो यहाँ पे दो वर्ड है, एक है भू और एक है स्खलन। आपको पता है कि भू का मतलब होता है भूमि यानी ज़मीन, और स्खलन का मतलब क्या होता है, उस भूमि पे जो ज़मीन थी वो क्या हुआ, स्खलन हो गया, यानी वो तितर बितर हो गया, मतलब वो ढह गया। मान लो ये एक ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है ना, और ये क्या हुआ कि अब ऐसे कारणों के ऐसे हो गया, तो ये क्या हुआ, भूस्खलन हुआ, है ना, ये समतल ज़मीन नहीं रही। ठीक है, तो ये इतना ही मानो। अब यहाँ पे दिया हुआ कि शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी, तो यही है ना, ये अगर ये मिट्टी का एक टुकड़ा है तो ये गिरेगा तो क्या होगा, मिट्टी के अंदर आपको मैंने बताया था ना कि कण होती है, शैल होती है ना, गैस होती है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो जब गिरेगा तो इस ज़मीन के नीचे में जो पानी है, तो ये गिरेगी तो क्या होगा, यहाँ पे बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा, ज्वालामुखी आ जाएगी, जहाँ पे भी गिरेगा। ये आप देखो एक उदाहरण, मैं और भी उदाहरण आपको दिखाता हूँ।
अब इम्पोर्टेंट है कि भूस्खलन आते कहाँ पे हैं ज़्यादातर, तो ये ज़्यादा आएंगे पहाड़ी क्षेत्रों में। क्यों आएंगे? क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र क्या होता है, ऊंचे स्थानों पे होते हैं ना। जैसे हम यहाँ पे हैं, ये प्यारा सा भारत का नक्शा, माफ़ी चाहता हूँ गलत नक्शा बनने के लिए। तो ये क्या है, ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, तो अगर मिट्टी धंसेंगी तो ऐसे ढक जाएगा ना बाहर, और ये पूरा क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे आएंगे, भारत के इस क्षेत्र में ही आएंगे ना भूस्खलन, यानी पर्वतीय क्षेत्र यानी पहाड़ी क्षेत्र। अब मैं आपको भूस्खलन के कुछ और चित्र दिखा देता हूँ जिससे आपको ये चीज़ स्पष्ट हो जाए। उससे पहले मैं और चीज़ बता देता हूँ कि भूस्खलन के कारण क्या है, क्योंकि आपको पता है अभी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बाढ़ के कारण, सुखाड़ के कारण। तो जैसे इसमें क्या होगा, भूकंप के कारण आ सकता है, जब बाढ़ आएगी तब आ सकता है, ज्वालामुखी आएगी तब आएगा, लंबा बारिश होगा तो आएगा। अब कैसे आएगा, देखो ये जैसे भूमि का एक समतल है, अगर बाढ़ आएगा तो क्या होगा, इसको फोर्स करेगा ना, बाढ़ आएगा, पानी आएगा तो इसको हिलाएगा ना, तो ये हिलाने से क्या होगा, ये भूमि का टुकड़ा ऐसे गिर जाएगा, गिर जाएगा तो ज़मीन क्या होगा, खाली हो जाएगी ना, तो इसे भूस्खलन कहेंगे। भूकंप आएगा तो ये समतल एक ज़मीन का टुकड़ा है, भूकंप आएगा तो हिलने लगे ना, ऐसे से हिलने लगेगा, ठीक है, ऐसे ही गिर जाएगा फिर। ठीक है, फिर क्या, ज़्यादा देर बारिश होगी, तो ज़्यादा देर बारिश होने से क्या होता है कि पानी जमा हो जाता है, तो उसके कारण में क्या होगा कि नीचे की ज़मीन समतल होने लगेगी, तो फिर वो क्या होगा, फिर वो ये जो रहेगा ज़मीन का टुकड़ा ऐसे गिर जाएगा। तो भूस्खलन कितने प्रकार से हो सकता है, आपने देखा एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि बाढ़ से आएगा, प्राकृतिक घटना से आएगा, ज्वालामुखी से आएगा, भारी बारिश से आएगा। तो आपको एकदम ये सब याद रखना है कि भूस्खलन मतलब जहाँ पे ज़मीन इधर उधर हो जाए, है ना, जहाँ पे ज़मीन का स्खलन हो जाए, यानी उसका गिर जाए या मतलब अपरदित हो जाए, है ना, इस तरीके की चीज़ें आप याद रखो। सीधे हमें सोच लेना है उदाहरण के रूप में, इसको लिखना नहीं है, बस इसको आपको समझ लेना है। मैं आपको कुछ फ़ोटो दिखा देता हूँ जहाँ भूस्खलन आए थे। ये वाली फ़ोटो आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, ज़मीन का टुकड़ा ढह गया ना, फिर यहाँ पे भी देखिए ज़मीन का टुकड़ा ढह गया ना, यहाँ पे देखिए ज़मीन का टुकड़ा खाली हो गया ना, नीचे का टुकड़ा ढह गया। तो ये आपने फ़ोटो देखा तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद रहेगा। अब अगला है कि भूमि संरक्षण के लिए कुछ तरीके बताइए। तो भूमि संरक्षण मतलब कि जो ज़मीन है उसके हम संरक्षण के लिए क्या सब कर सकते हैं, पेड़ लगाएंगे, पेड़ लगाएंगे तब ना ज़मीन जकड़ेगा, तो उससे भी भूमि का संरक्षण होगा, है ना। रासायनिक कीटनाशक जो हम खेती में उपयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे जो ज़मीन में उपजाऊ रहते हैं तो वो सब क्या होता है, मर जाता है, तो हम उसका उपयोग कम करेंगे, जिससे उर्वरकता ज़मीन में बनी रहेगी और उसके कारण भी हमारा ज़मीन मजबूत रहेगा। ठीक है, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप याद रख सकते हो, है ना। उसके अलावा क्या कर सकते हैं, मतलब अवैध खनन नहीं करेंगे, यानी खोदेंगे नहीं ज़मीन को ज़बरदस्ती, है ना। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से याद रखना, इसमें कुछ दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझना है। अब यहाँ पे ये आप लिख लीजिएगा कि 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वक्त लगते हैं, तो सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा कि मृदा का निर्माण यानी मिट्टी का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। ठीक है, अपक्षय मतलब क्या होता है कि जो चीज ज़मीन है, रुको मैं फ़ोटो दिखाता हूँ आपका, सॉरी इसका वीडियो नहीं है, मैं बता देता हूँ। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि चट्टानों से प्राप्त खनिजों और जैव पदार्थ तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। मतलब क्या हुआ, मतलब मान लो कि जो खनिजें हैं, जैसे ये ज़मीन है ना, तो ज़मीन के अंदर कुछ खनिजें हैं, है ना, शैल पदार्थ है, तो वो क्या होता है, वो जब टूटते हैं मतलब विखंडित होते हैं, तो कुछ भाग इधर चले जाएँ, कुछ भाग इधर चले जाएँ, और ये वाला क्षेत्र क्या हो जाएगा, इसे हम कहने लगते हैं मिट्टी। मतलब वो दब के कुछ इधर भाग गए, कुछ इधर भाग गए, और ये एक जगह क्या हुआ, इसका अपक्षयित पदार्थ जो था, मतलब जो टूटा हुआ भाग था, वो जमा होके एक जगह एकत्रित हो गया, इससे क्या होता है, मृदा का निर्माण। तो आप ऐसे याद रखना, पहला तो ये लिखना है कि मिट्टी का निर्माण अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से होता है। दूसरा चीज़,
कैसे कैसे होता है? तो चट्टानों से प्राप्त खनिजों से, जैव पदार्थ में जब परिवर्तन होता है उससे, शैल पदार्थ के निर्माणों से, तो इस तरीके से होता है। बस आप इसको याद रखिएगा। अगर आपको और डिटेल पढ़ना हो तो ये सब भी पढ़ सकते हैं, जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, हुमस, ये सब जो प्रभावित करता है उससे भी मृदा का निर्माण होता है। सूक्ष्म जीव, जनक, शैल, रासायनिक गुणधर्म, खनिज, ये सब आप थोड़ा बहुत देख सकते हो, है ना। हो सकता है मोर देन वन ऑप्शन पूछे, लेकिन जो मैंने मोटा मोटी बताया वो आप याद रखिएगा। इसमें स्पेशली अपक्षय की प्रक्रिया वाला वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखो मल्चिंग की प्रक्रिया क्या होती है। मल्च बनाना, है ना। मल्चिंग की प्रक्रिया में क्या होता है बेसिकली कि मतलब हम जब कृषि करते हैं ना, जब खेती करते हैं, तो उसके पदार्थों की जो होती है गुणवत्ता के लिए हम क्या करते हैं कि उसकी चीज़ों को क्या करते हैं, मल्चिंग करते हैं। मतलब हम उसको फार्मिंग टाइप का करते हैं, ठीक है ना। मैं इसका कुछ और फ़ोटो आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप फ़ोटो देखिए, ये है मल्चिंग प्रक्रिया। तो ये मल्चिंग प्रक्रिया क्या कर रहा है, यहाँ पे साइड से हमने क्या किया, इसे मिट्टी को ढक दिया है किसी प्लास्टिक से। इससे क्या होगा, ढकने से इसमें क्या होगा कि एवोपोरेशन होगा, यानी वाष्पीकरण की क्रिया होगी, और जिसके कारण मिट्टी में क्या होगा, वाष्पीकरण बनेगा। तो थोड़ा बहुत वर्षा की बूंद टाइप का वाष्पी जो होगी चीज़ें, तो वर्षा की बूंदें बनेगी उसमें, इस ढके हुए चीज़ में, यानी प्लास्टिक के अंदर। तो इससे क्या होगा कि हल्का हल्का उसमें पानी गिरेगा ज़मीन के अंदर में, जिससे क्या होगा कि मृदा की नमी बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि मृदा जो है वो इधर उधर नहीं भागेगी, अपक्षयी नहीं होगी, है ना। तो ये आपका देख लो, अब मल्चिंग का प्रक्रिया है, आप देखते भी होगे। सब क्यों करते हैं हम, मिट्टी को कटाव को रोकने के लिए, मिट्टी में नमी के लिए, है ना, उसके फसल अवशेष को नहीं बिखरने के लिए। तो ये मल्चिंग प्रक्रिया का एक भाग है, बस इतना ही याद रखना है। अगला है वेदिका फार्मिंग। वेदिका फार्मिंग में क्या होता है कि तीव्र ढाल पर बनाए जाते हैं ताकि सपाट सतह पर फसल उगाने के लिए उपलब्ध हो। अब ये देखो, ये क्या है, एक ढलान है ना। और ये वेदिका फार्म है। हम क्या करें, इस पर ढलान बनाए हुए हैं कि जिससे अगर मिट्टी का अपक्षयन होता है, मतलब मिट्टी अगर इधर उधर होती है, सिंपल सी भाषा में, तो क्या होगा कि ये मिट्टी इधर ढा नहीं जाएगी, बल्कि यहीं पे आके वो रुक जाएगी। तो इससे हमारे फसल उगाने में मदद मिलेगी। अगला है समोच्च रेखीय जुताई, यानी एक पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं के समांतर जुताई, ढाल से नीचे बहते जल के लिए प्राकृतिक अवरोध का निर्माण। आप देख रहे हो कि जैसे ये समोच्च जुताई है, तो इसमें क्या क्या जिग जैग बना हुआ है ना, जिग जैग मतलब अगर यहाँ से पानी गिरेगा तो यहीं पे रुकेगा, अगर यहाँ से भी ढहेगा तो यहाँ रुकेगा, फिर अगर यहाँ से भी रुकेगा तो यहाँ ढहेगा। अब देखो यहाँ पे वो उठा हुआ है, यहाँ पे गिरा हुआ है, फिर यहाँ पे उठा हुआ है, फिर यहाँ पे गिरा हुआ है, फिर उठा हुआ है, फिर गिरा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि अगर यहाँ से पानी यहाँ भी आएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी, अगर यहाँ पे नहीं रुकती है तो फिर यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे रुक जाएगी। तो अगर समोच्च रेखीय मतलब ऐसी रेखा का निर्माण जो समोच्च मतलब उसकी जो चीज़ें हैं जो हमारे यूजेज में उसको वो रोकती है, ठीक है ना। तो इसलिए समोच्च रेखीय फार्मा है। अब है रक्षक मेखलाएं। तटीय प्रदेशों और शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतारों में लगाए जाते हैं। ये आप देखो, ये रक्षा का काम कर रहा है। मतलब तटीय क्षेत्र और शुष्क प्रदेशों में क्या होता है, मृदा होते हैं, पतला पतला होता है ना, एकदम महीन महीन। हमने पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, शुष्क प्रदेशों में महीन महीन होती है। तो उधर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो धूप से क्या होता है कि मिट्टी उड़ जाता है। तो उसी उड़ जाता है तो उस मिट्टी के बचाने के लिए रक्षा मेखला मतलब हम पेड़ों का ऐसा एक श्रृंखला बनाते हैं, अगर मिट्टी उड़ती भी है तो ये क्या है कि रक्षा करेगा और उस मिट्टी को वहीं पे रोक देगा, ठीक है ना। तो यही है, बस समझना है और कुछ नहीं करना है इसको। अगला है चट्टान बांधे। तो चट्टान बांध मतलब ऐसी चट्टान रख के हम बांध बनाते हैं जिससे हमारा जो मृदा है वो अलग ना जा सके, ठीक है ना। बीज की फसल उगाना, वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फैसले एकातर कतारों में लगाई जाती है ना। तो क्या होता है, बीज की फसल मतलब यहाँ पे टमाटर उगा दिए, फिर यहाँ पे हम आलू उगा दिए, फिर यहाँ पे टमाटर उगा दिए, फिर यहाँ पे मुरई उगा दी। तो ये क्या हो रहा है, मतलब भिन्न भिन्न फसल एक ही कतार में लगाई जा रही है और दोनों क्या हो रहा है, एक ही साथ फल रहे हैं। तो बीज का फसल उगाना, ठीक है। अब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है,
पहला आज तक, अब बीपीएससी क्या करेगा, पिछला डाटा भी पूछ रहा है। तो पहला 1975 में मानव उपयोग के लिए जल की खपत कितने घन किलोमीटर वर्षा की थी, तो 3850 किलोमीटर। और अभी वर्तमान में कितना है, तो 6000 घन किलोमीटर। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये पूछेगा कि बताइए 1975, या ऐसे पूछेगा कि 1970 के दशक में मानव उपयोग के लिए जल की खपत के लिए कितना किलोमीटर वर्षा था, तो 3850 घन किलोमीटर। और वर्तमान में कितना है, तो 6000 घन किलोमीटर। ये आपको जल पता है भूपृष्ठ की 3/4 पे यानी 71% भागों पे है। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, 3.5 वर्ष पहले जीवन आदि महासागरों में ही प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई, महासागरों में। कितने वर्ष पहले हुई, तो 3.5 अरब वर्ष पहले। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। आपको पता है कि महासागरों में यानी समुद्रों में जल कैसा होता है, नमकीन होता है। तो ये क्या है, लवणीय जल है। ठीक है, और लवणीय जल कितना है, एक सेकेंड, लवणीय जल पूरे पृथ्वी पर कितना है, तो लगभग 70% है। और अलवणीय जल यानी जो लवण नहीं है, जिसमें नमक नहीं है, वो कितना है, 2.7%। तो पहला प्रश्न कि पृथ्वी पर या महासागरों पर, जो भी पूछे, पृथ्वी पर अलवणीय जल कितना प्रतिशत है, तो 2.7%। या ऐसे पूछेगा मानव के लिए कितना प्रतिशत जल जो है वो उपयोग के लिए, तो 2.7%। ठीक है, सॉरी, वो तो अलवणीय जल है। मानव के लिए केवल 1% जो अलवणीय जल है वो उपलब्ध है, यानी 2.7% में से भी केवल 1% जल ही अलवणीय मानव के लिए उपयोग में है। मैं इसको डाटा के थ्रू आगे बता दूंगा, डाटा है आगे दिया हुआ। अगर यहाँ पे अगर आपको डाउट लग रहा है तो मैं आगे डाटा बता देता हूँ, आप उसी डाटा को बनाइएगा अपने नोट्स में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि एक टपकता नल एक वर्ष में 1200 लीटर जल व्यर्थ करता है। ये जैसे मान लो ये नल है ना, और यहाँ से अगर एक एक बूंद टपकती है तो ये एक साल में 1200 लीटर जल को व्यर्थ करती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ये देखिए, ये डाटा है। ठीक है, तो पहला है कि प्रतिदिन कितना लीटर उपयोग करता है, तो 135 लीटर। पीने के लिए मिनिमम कितना लीटर प्रतिदिन, 3 लीटर। ठीक है, ये पूछेगा नहीं बट आप ऐसे ही याद रख सकते हो। ठीक है ना। अब ये एग्जाम में पूछेगा कि बताइए क्या पृथ्वी का जल घटाया बढ़ाया जा सकता है, तो नहीं, पृथ्वी का जल स्थिर है। पृथ्वी का जल स्थिर है, मतलब ना वो घट सकता है ना बढ़ सकता है। अब एक चीज़ यहाँ पे जो दिया हुआ है कि सौराष्ट्र प्रदेश में 1.25 लाख जनसंख्या वाला अमरेली शहर पास के तालुकों से पानी खरीदने के लिए पूर्णतः निर्भर है। यानी अमरेली जो शहर है महाराष्ट्र में, वो पूर्णतः पानी के लिए निर्भर है। मतलब उसने ऐसा एक निर्माण किया है कि वो अपना पानी खुद ही खरीदते हैं, खुद ही बेचते हैं ना, वो जल बाजार बनाए हैं। तो कौन सा शहर है, तो अमरेली शहर, इतना याद रखिएगा। कुछ और याद रखिए कि जल रिसाव को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो नहरों को ठीक से पक्का करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वाष्पीकरण से होने वाली जल क्षति को रोकने के लिए क्षेत्र की स्प्रिंकलरों से सिंचाई करना चाहिए। यानी वाष्पीकरण से जब जल क्षति होता है यानी जल की बर्बादी होती है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाला मेथड अपना सकते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंकलर कर सकते हैं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि जल की क्षति नहीं होगी। ये क्या होगा कि चारों तरफ जितनी मात्रा में जल चाहिए उतना ही हम इसका उपयोग करेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट हुआ। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शुष्क प्रदेशों में सिंचाई की ड्रिप के लिए टपकन विधि का प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा है कि शुष्क प्रदेश में सिंचाई के लिए कौन सा विधि का प्रयोग किया जाता है, तो टपकन विधि का।
अब देखिए, परितंत्र किसे कहते हैं? पारितंत्र। पारितंत्र का मतलब है कि सभी जीव जंतु जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं उसे परितंत्र कहते हैं। ये अभी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये याद रखिएगा कि रक्षक मेखला के रूप में पौधे कार्य करते हैं। कौन रक्षक मेखला के रूप में कार्य करते हैं? तो पौधे करते हैं। बस ये एक पॉइंट यहाँ से याद रखिए। अगला पॉइंट यहाँ पे, ये 3 दवा है, डिक्लोफिनैक, एस्पिरिन और इब्रोप्रोफिन। इससे क्या होता है कि गिद्धों की मौत होती है, ठीक है ना? क्यों होती है? क्योंकि गिद्ध क्या करते हैं ना कि वो अलग अलग पदार्थों को खा लेते हैं ना, जीवों को, और वो जीव क्या होता है कि वो इन सब दवाओं के छिड़काव के कारण वो खेतों वगैरह में उनका सेवन करते हैं, जिससे उनका किडनी खराब होता है और उसी का सेवन गिद्ध करता है, तो गिद्ध की भी मृत्यु हो जाएगी। तो बस आप इतना याद रखिएगा कि गिद्ध की मृत्यु डिक्लोफिनैक, एस्पिरिन अथवा इब्रूप्रोफिन जैसे दवाओं के खाने के कारण होती है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखिएगा कि वन्य जीव के अंदर जंतु आते हैं, है ना, पक्षी आते हैं, कीट आते हैं और जलीय जीव, ये सभी के सभी वन्य जीव के अंदर आते हैं। हमें जंतु पक्षी याद रहता है, बट कीट और जलीय जीव भूल जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखिएगा कि मधुमक्खी फूलों के परागकण में मदद करती है, ठीक है। पूछेगा एग्जाम में कौन सा कीट फूलों के परागकण में मदद करती है? तो मधुमक्खी, ठीक है। और एक चीज पूछेगा कि कौन सा पक्षी या कौन सा जीव अपने भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है? तो वो है चिड़िया, ठीक है। चिड़िया क्या करती है? कीटों को खाती है ना, मतलब छोटे छोटे कीटों को खाती है, जैसे पिलुआ उलुआ को, है ना। ये गिद्ध वाला हमने पढ़ ही लिया। तो ये 3 पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पूछेगा कि वनस्पति की वृद्धि मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? तो तापमान और आर्द्रता पे। जितना ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा उतना ज़्यादा वाष्पीकरण होगा, और उतना ज़्यादा वाष्पीकरण से उतना ज़्यादा वर्षा होगी, है ना। जितना ज़्यादा आर्द्रता रहेगा उतना ज़्यादा ह्यूमस बनेगा, और उससे क्या होगा? तापमान में वृद्धि होगी या फिर बारिश होगा। तो क्या होगा? वनस्पति की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से कौन सी 2 चीज़ ज़रूरत है? तो तापमान और आर्द्रता, ठीक है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया है कि घास स्थल किसे कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, गुल्म। ये गुल्म क्या होता है कि शुष्क प्रदेश में जो झाड़ी होते हैं ना, हमने जो पढ़ा था राजस्थान वगैरह के क्षेत्र में, उसे गुल्म कहते हैं। यानी कम वर्षा वाले शुष्क प्रदेशों में कंटीली झाड़ियाँ एवं गुल्म उगते हैं, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अब एक चीज़ है, शीत ध्रुवीय प्रदेशों की टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकोन सम्मिलित है। यानी जो शुष्क, मतलब ये अगर पृथ्वी है ना, तो ये क्या है? ये ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है। ये शुष्क ध्रुवीय क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र की वनस्पति को हम लोग क्या कहते हैं? टुंड्रा वनस्पति, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। और यहाँ पे 2 चीज़ मिलती है वनस्पतियों में, मॉस और लाइकेन। तो पूछेगा, बताइए मॉस और लाइकेन किन प्रदेशों में मिलती है? तो शीत ध्रुवीय प्रदेशों में या फिर टुंड्रा वनस्पति में मिलती है, ठीक है। यानी मॉस और लाइकोन किस में सम्मिलित है? तो टुंड्रा वनस्पति में सम्मिलित है, ठीक है। अब अगला है कि वनों को उनकी पत्तियां गिरने के आधार पर कितने भागों में बांटते हैं? तो सदाहरित और पर्णपाती। सदाहरित वन किसे कहते हैं? जो हमेशा किसी भी ऋतु में एक साथ नहीं गिरते हैं, है ना। जिन वनों के वृक्ष किसी भी ऋतु में अपनी पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं, मतलब जैसे गर्मी का मौसम है ना, ये एक वृक्ष है और ये गर्मी का मौसम है, तो ये एक साथ अपना पेड़ों के जो पत्तियां उसे नहीं गिराएंगे, बल्कि धीरे धीरे गिराएंगे। मैं इसका कुछ आपको फोटो दिखा देता हूँ जिससे याद रहेगा। और पर्णपाती क्या होता है कि एक ही साथ सभी पत्तियां गिरा देते हैं। जैसे ये पेड़ है और गर्मी का मौसम आएगा ना, तो एक ही साथ पूरा गिरा देगा, और ठंडा में आएगा तो एक ही साथ ठंडा में गिरा देगा।
अब हम फोटो से इसको अच्छे से समझते हैं। तो ये है सदाहरित वन। ये पता है ना कि धीरे धीरे गिरती है, गिरेगी, फिर ऊपर वाला गिरेगा तो नीचे वाला रहता है, नीचे वाला गिरेगा तो ऊपर वाला रहता है। तो ये सदाहरित वन है ना, मतलब ये धीरे धीरे गिरती है, एक ही बार में नहीं गिरती है। अब हम पर्णपाती का देख ले। ये है पर्णपाती वन। ये अगर गिरेगा तो ठंडा में, तो पूरा ठंडा में एक ही बार में गिर जाएगा, गर्मी में गिरेगा तो एक ही बार में पूरा गिर जाएगा। ठीक है, फोटो इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको ये सब यादें रहेंगी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है कि बताइए वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या चीज़ों का निर्माण किया गया। वन्य जीवन मतलब जो वनों में अपना जीवन रहते हैं, जैसे शेर, बिल्ली वगैरह, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने क्या क्या बनाया, राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क बनाया, वन्य जीव अभयारण्य यानी बायोस्फीयर रिजर्व बनाया। जैसे मान लो ना चंपारण में क्या है, टाइगर रिजर्व है, तो वो भी क्या है, वन्य जीव अभयारण्य ही है ना। तो हम लोग उसमें क्या कर रहे हैं, बाघ को सुरक्षा दे रहे हैं। सुंदरबन क्षेत्र क्या है, बाघों के लिए है ना, तो हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, बाघों की सुरक्षा कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से चिड़ियाखाना क्या है, चिड़ियाखाना में भी हम क्या करते हैं, वनों की, वहाँ पे वन्य जीव की सुरक्षा करते हैं ना। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं। तो ये आप बस याद रखिएगा कि दे ऑप्शन में तो मोर देन वन वाला में देगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि वन जीव अभयारण्य या सॉरी वन जीव को सुरक्षित करने के लिए कौन कौन से निम्न में है। तो राष्ट्रीय उद्यान, वन जीव अभयारण्य, जैव मंडल निचय, है ना, ये सब क्या करता है, वन जीव को सुरक्षित रखने के लिए है। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ है CITES यानी द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। इसका मतलब क्या हुआ, एक ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे नीति आयोग, जैसे WHO, जैसे UNO, तो उसी तरीके से एक संगठन है। इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि जो पौधे हैं ना, जैसे ये पौधे हैं, ये प्राणी है ना, मतलब ये जीव वगैरह, हाथी वगैरह, तो इसके संरक्षण पे ये अपना वो देता है, रिपोर्ट देता है। ठीक है, तो संरक्षण पूछेगा एग्जाम में कि बताइए पौधों के संरक्षण या वन्य जीव के संरक्षण पे, पक्षियों के संरक्षण पे कौन अपना रिपोर्ट देता है, तो द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंजेंड स्पेसीज फौना एंड फ्लोरा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब जैसे एक और चीज़ है कि मोटे तौर पर पशुओं की 5000 जातियाँ मानी जाती हैं और पौधों की 28,000 जातियाँ मानी जाती है, जिसको रक्षित किया जा रहा है, यानी रक्षा किया जा रहा है। ये आप याद रखिएगा ऊपर ऊपर से। तो ये हमने पढ़ा। आप ये इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है आप इसे खुद से एक बार सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है सारे के सारे। अगला हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है खनिज और संसाधन। तो ये हम अगले कल वाला लेक्चर में इसको देखेंगे, है ना। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, कल वाले वीडियो में।